चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्राणी जगत का वर्गीकरण। मैंने इससे पहले ये आपको कराया था। ये क्या था? जगत यानी पादप जगत का वर्गीकरण। ये प्राणी जगत का वर्गीकरण। इसमें समझते हैं जो सरीसृप वगैरह हैं और कोशिका स्तनधारी संरचना वगैरह ऊतक से यानी कि जिन जो जीव होते हैं अलग अलग किस किस वर्ग में इन्हें रखा गया है, ठीक है, उनके बारे में इसमें अच्छे से वर्णन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, चल देखिए, अब पेन सेलेक्ट कर लें। चलिए, देखिए ऊतक स्तन जो स्तरीय संरचना होती है, एक होती है हमारी कोश की स्तरीय संरचना। होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा रुकिए, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद चीज़ें बताऊंगा। देखो, संघ पोरिफेरा कभी सुना होगा आपने, 6 और 7 8 की क्लास में, जो संघ पोरिफेरा है। और और ये पाया कहाँ जाता है? ये समुद्र वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? समुद्र वगैरह में। और देह गुहा धारी, और ये जोंक वगैरह होती है कूट दे गुहाधारी निमेटोडा, ठीक है। बहा त्वचा एवं जठर त्वचा, देह गुहा का अभाव, यानी कि ये कुछ चीज़ें होती है। प्लेट प्लेटिनथीज होता है सीलेंट्रेडा, इसे सीलेंट्रेडा नाम से ज़्यादा जानते हैं। ये नाम जो आपका कम पूछा जाता है, जब ज़्यादातर पूछा जाएगा सीलेंट्रेडा। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि देखिए, जो सीलेंट्रेडा है वो किस में पाया जाता है? ऊतक स्तरीय संरचना है या फिर कोश की स्तरीय संरचना है? तो आपको कहाँ क्लिक करना है? ऊतक स्तरीय संरचना पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो, इसी में कभी कभी पूछ लेगा निमेटोडा। निमेटोडा जो आपका ये है जीव, ये किस में आता है? कोशिकी में या ऊतक स्त्री में? तो ये ऊतक स्त्री में संरचना में आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं, जो भी होगा मैं वहाँ बताऊंगा। ये अब आते हैं, चलिए यहाँ पर आते हैं। ये आपका रहा मेसोडर्म। मेसोडर्म कोशिका का विकास। और दूसरे पॉइंट पर है अंत स्तर की थैली से देह गुहा बनना, ठीक है, ये होता है। अब देखो, जिसमें आता है एनलेडा, मोलिस्का और आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में टिड्डा वगैरह आते हैं, जो कि आपने देखा होगा पेड़ पौधों के पत्तों को ये खा लेते हैं, बिल्कुल समाप्त करते हैं। ये आते किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। जो कौन कौन आता है आर्थ्रोपोडा में? सॉरी, वो मेसोडर्म यानी कोशिका विकास होते हैं, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और मोलस्का, तीनों, ठीक है। अब आते हैं देह गुहा बनना, यानी कि अंतःस्त्री थैली। नोडोकार्ड होता है एक, एक होता है नोटोकार्ड विहीन, और दूसरा यानी कि ये नोटोकार्ड युक्त होता है, ये विहीन। विहीन का मतलब होता है इसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता और इसमें पाया जाता है, ठीक है। कार्डेटा, कार्डेटा क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। इकाइनोडर्मेटा, इसे इकाइनोडर्मेटा भी कहते हैं, ठीक है, दूसरे नाम से भी जानते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा होते क्या है? ये अधिक जल जमने से आपने देखा होगा, जो ज़्यादातर पानी खारा पानी होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। लार्वा में अवशेषी नोटोकार्ड, लार्वा में अवशेषी क्या होते हैं? नोटोकार्ड। ये प्रोटोकार्डेटा होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटोकार्डेटा। अब देखिए, ये चीज़ बायोलॉजी की होती है, आपको पढ़नी पड़ेंगी और बार बार लिखनी पड़ेंगी। बायोलॉजी के कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ये लगेंगे, बहुत टिपिकल लगेंगे, लेकिन जब तक आप बार बार इन्हें नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए, बस अच्छे से एक बार वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन में टिक करना है। तो मैं वो चीज़ बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे कहाँ से बनता है। जगह होती है मेरुदंड, जगह क्या होती है? मेरुदंड। अब जो कार्डेटा की बात हो रही है, ये बात समझ रहे, मैंने पहले ही बताया था। कार्डेटा में दो वर्ग आते हैं, कौन से? लार्वा अवशेषी, नोटोकार्ड। ये था नोटोकार्ड की जगह मेरुदंड, ठीक है। इसमें कशेरुकी, इसमें केवल पाया था प्रोटोकॉर्डेटा पाया जाता है, किसमें? लार्वा अवशेषी में, ठीक है। ये लार्वा अवशेषी ऐसा होता है, ये लार द्वारा ही, मतलब लार द्वारा ही अपना बछड़ करता है, जैसे कि जोंक वगैरह चूस के अपना बछड़ करती है। ये चूस के ही करेगी, लार द्वारा ही अपना जीवनचर्या को चलाएगी। और इसमें जो आते हैं कशेरुकी में आते हैं, वो जीव होते हैं, वो कीट वगैरह कुछ भी खा सकते हैं, घास वगैरह भी खा सकते हैं, कीड़े पतंगों को भी खा सकते हैं, ये पचा सकते हैं। ये किस में आते हैं? नोटोकार्ड की ये इसमें कशेरुकी में आते हैं, ठीक है। तो पहले आपने ये देखा होगा साइक्लोस्टोमेटा। ये साइक्लोस्टोमेटा ये ऐसा सांप जैसा होता है, बट इससे कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। ये होता है, ये भी क्या खाता है? जीव, छोटे मोटे कीटे पतंगे खाता है। सर्प तो पता ही है, मेढक वगैरह और भी चूहा वगैरह को खा जाता है। पक्षी क्या खाते हैं? पक्षी जो है कि कीड़े मकोड़े भी छोटे छोटे खा लेते हैं और अनाज भी खाते हैं। मच्छियाँ, मच्छी होती हैं जो बड़ी बड़ी मच्छियाँ हैं, वे छोटी छोटी मच्छियों को खा जाती हैं, और ये अनाज वगैरह भी खाती हैं, ठीक है। ऐसे स्तनपायी क्या होते हैं? ये सब क्या किसका भोजन करते हैं? घास का।
मेढक कीट पतंगों का भोजन करते हैं, तो इस किस में आएंगे, कार्डेटा संघ में ये रखे जाते हैं, किसमें, कशेरुकी में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन जो कि लार्वा में अवशेषी होते हैं, जो लार्वा से अपना जीवनचर्या करते हैं, उसमें प्रोटो कार्डेटा रखे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं वर्गीकरण की तरफ। कुछ ये पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत टिपिकल लगेंगे, लेकिन मैं आसान भाषा में आपको फिर भी कोशिश करूंगा समझाने की। पादप जगत का वर्गीकरण क्या है, पादप जगत का वर्गीकरण ये होता है विभेदित पादप शरीर, और ये होता है बिना विभेदित पादप शरीर। ठीक है, विभेदित पादप शरीर जो वो होता है जिसमें पत्तियों का विकास कम स्तर पर होता है। कैसा होता है, कम स्तर पर। और जो बिना विभेदित पादप शरीर यानी विभेदित में होता है लेकिन इसमें कम होगा, किसमें, बिना विभेदित वाले पादप शरीर में। बिना समहीन ऊतक, और ये होता है समहीनी ऊतक युक्त। ठीक है, अब ये ब्रायोफाइटा, और इसमें रखे जाते हैं बीज हरित बीज युक्त टेरिडोफाइटा। ठीक है, बीज हरित और बीज युक्त टेरिडोफाइटा, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे की क्षमता ये रखते हैं बनाने की। जैसे कि कुकुरमुत्ता देखा होगा आपने, उसमें क्या होता है, एक कुकुरमुत्ता से कई कुकुरमुत्ते आते रहते हैं। इसी प्रकार ये ब्रायोफाइटा में रखे जाएंगे। और भी कुछ पौधे होते हैं जिस प्रकार वो बिना बीज के अपनी उत्पत्ति करते हैं, जड़ों द्वारा वो अपनी उत्पत्ति करते हैं। वे सब किस में आते हैं, ब्रायोफाइटा में, यानी कि विदेहित पादप शरीर होते हैं। पादप की बात कर रहे हैं हम। दूसरा पॉइंट है इसमें बिना विदेहित पादप वाले शरीर, थैलोफाइटा, शैवाल कवक बैक्टीरिया। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसमें कौन कौन से होते हैं, शैवाल कवक बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं द्विबीजीय पत्री और एक बीजी पत्री, यानी कि दो बीज पत्र वाले बीज और एक बीज पत्र वाले बीज। देख ठीक है, अब देखिए मैंने अभी अभी दो चार चीज़ें आपको नहीं बताई भाई। जो पीडीएफ है ना, वो आपको क्या सर्च करना है, डिमांड DEMAND डिमांड कैंपस CAMPUS, इसे आप सर्च करेंगे बाय विजय सर। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे उसके बाद किस पे करना है, टेलीग्राम पे करना है आपको। टेलीग्राम पे सर्च करें, वहाँ पीडीएफ आपको क्या मिलेगी, फ्री में पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। स्क्रीनशॉट की चिंता न करें आप, कोई ज़रूरत नहीं स्क्रीनशॉट लेने की। आप आराम से वहाँ पर जाके पीडीएफ इसकी सेम टू सेम यही पीडीएफ हमने डाल रखी है, आप वहाँ से ले लें और रिवीजन करते रहें। ठीक है, चलिए नोट पॉइंट बना सकते हैं, जो भी आपको नोट पॉइंट बनाना हो। अच्छा अच्छा, मैं नोट पॉइंट बीच में देता रहूँगा, जो भी ज़रूरत होगी वैसे अनुसार। ठीक है, चलिए तो ये है जंतु जगत के प्रमुख संघ। ठीक है, जंतु जगत के प्रमुख संघ, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पोरीफेरा, पोरीफेरा छिद्र धारक होता है। कैसा होता है, छिद्र धारक होता है। सिलेंटेडा के बारे में बात करेंगे, पोरीफेरा के बारे में बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन निकल निकल के आते हैं, वो भी बड़े एग्जामों में बहुत अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं। ये होता है असंख्य छिद्र युक्त होता है, शरीर में स्पंज गुहा होती है, अन्य नाम स्पंज है इसका। उदाहरण क्या है, उदाहरण इसका क्या है, उदाहरण क्या है, उदाहरण इसका साइकन और स्पंजिला है। क्या है, साइकॉन और स्पंजिला है। दोनों एग्जांपल दिए हुए हैं साइकन और स्पंजिला के। सिलेंट्रेडा की बात करते हैं, ये नीडोडेरिया होता है। क्या होता है, नीडोडेरिया, जलीय जंतु, भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं, टेट्रिकल्स, उदाहरण में मूंगा, हाइड्रा, जेली फिश, सी एनीमोन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं टिनोनोफोरा। ठीक है, टिनोफोरा, टिनोफोरा होता है प्लेटी मेल्थी, प्लेटी हेली मेल्थीज। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा अच्छे से अध्ययन करते हैं। देखिए टिनोफोरा होता है, इसमें सिलेंट्रेटागो और गहन संबंध होता है। कंदी जैसी चालंग, यानी अधिकांश पारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं, पारदर्शी। ये समुद्री अखरोट कॉम जेली होती है। ठीक है, अब चलते इस की बात करते हैं, किसकी, प्लेटिहेली मिल्च इंथीज की। ठीक है, देहगुहा रहित तीन स्तन शरीर होते हैं, चपट शरीर, उभयलिंगी, अब विकसित पाचन तंत्र इसमें उपस्थित होता है। उत्सर्जन हेतु फ्लेमिक कोशिका, उदाहरण पे प्लेनेरिया, लिवर और फ्लूक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को चलते हैं, देखते हैं। देखिए ये आपका क्या है, देखो स्केली स्केलेमिनथीज, और ये होता है एनेलिडा, एनेलिडा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए ये लंबे बेलनाकार होते हैं। क्या होते हैं, स्केलेमिनथीज होते हैं। ये कैसे होते हैं, लंबे बेलनाकार होते हैं, अखंडित कृमि यानी स्पष्ट आहारनाल, नर छोटा मादा बड़ी,
मादा बड़ी उत्सर्जन प्रोटोनफीडिया द्वारा, यानी कि एक लिंगी होते हैं। कैसे एक लिंगी होते हैं, तथा ये आंतरिक निषेचन यानी कि अंदरूनी निषेचन होता है इनका। किनका? जो स्केलिथीज होते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर होता है स्केरिस, गोलक्रम, थ्रेडम वर्म, और होता है बुलचेरिया फाइलेरिया का क्रम, ठीक है। अब बात करते हैं लंबा द्विपार्श्व समिति व कई खंडों में बटा शरीर, उत्सर्जन हेतु वक्र काइटिन से बने सीटी द्वारा प्रचलित सामान्य त्वचा द्वारा, यानी जो प्रचलित होते हैं ये सीटी द्वारा, यानी कि आवाज होती है इनकी, त्वचा द्वारा शोषण, एक लिंगी यानी कि उभयलिंगी दोनों उदाहरण होते हैं। तो केंचुआ, जोंक और नेरिस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से बनता है? यहाँ से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ से मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है ज्यादातर, यहीं से पूछता है। आर्थ्रोपोडा तो आपको बता देंगे आर्थ्रोपोडा क्या है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का एक सबसे बड़ा संघ होता है, 3 भागों में विभक्त शरीर किया गया है। ऐसे कैसे? 3 यानी कि 3 भागों में विभक्त शरीर, यानी सिर, वक्ष, उदर, ठीक है। 3 भागों में इसे रखा गया है। और खुला परिसंचरण होता है। कैसा होता है? 2 प्रकार का संचरण होता है, क्लोज एंड ओपन। तो इसमें कैसा होता है? ओपन टाइप परिसंचरण होता है, जो संयुक्त पाद, उदाहरण के तौर पर झींगा मछली। कैसी? झींगा मछली, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, ठीक है। इसमें कैसा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, इनमें जो रक्त पाया जाता है कैसा पाया जाता है? खुला परिसंचरण पाया जाता है, ठीक है, तंत्र। और दूसरा ये पूछेगा, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, झींगा मछली, तितली, ये किस वर्ग में रखे जाते हैं? आर्थ्रोपोडा में रखे जाते हैं। ये जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ के 3 भागों में विभक्त शरीर है इनका, सिर, वक्ष, उदर, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखने की है, समझने की है, वो समझ लेंगे। अब आते बात करते हैं मोलस्का के बारे में। ये श्वसन हेतु गिल्स या टिनेडिया या खुला परिसंचरण होता है। क्या होता है? ये मैंने अभी बताया, श्वसन हेतु गिल्स या टिनेडिया या खुला परिसंचरण होता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र इसमें भी था, खुला परिसंचरण तंत्र इसमें भी है। उत्सर्जन हेतु गुर्दे कवच, इस चीज का डिफरेंट है इसमें। ये उत्सर्जन हेतु गुर्दे कवच युक्त तो शरीर होता है, रंगहीन खून होता है। उदाहरण पे सीपी, घोंघा, और आपका होता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ऑक्टोपस एक ऐसा जीव होता है, मैंने सुना है ये कभी मरता नहीं है, बट आप फिर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इसके बारे में क्या है क्या नहीं, मेरे को समझ में तो नहीं आता है। और ये अपने आप को एक बहुत ही अपने आप को कंज्यूम कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने आप को कंज्यूम कर लेगा, एक छोटी सी जगह में अपने आप इस शरीर को समेट के और रख लेता है। कौन? ये ऑक्टोपस होता है ये, ठीक है। घेंगा और सीपी ये सभी पानी में पाए जाने वाले जीव होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं। इकाइनोडर्मेटा ये समुद्री जंतु है, बाकी सब समुद्री ही जंतु हैं। ये कांटों वाली त्वचा और जंतु, इसलिए स्पष्ट से लिखा है ये ज्यादातर समुद्र में ही रह पाएगा। कांटों वाली त्वचा इसमें होती है, जो कि ये आपको दिख रही होगी, छोटी 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 त्वचा के ऊपर कांटे, ठीक है। और ये पुनरुत्पादन की क्षमता भी होती है, यानी कि पुनरुत्पादन का मतलब ये होता है पुनः जीवन की इसमें क्षमता भी होती है। पुनरुत्पादन मतलब पुनः अपने जीवन को कंज्यूम यानी चलाने में निर्भर सक्षम होता है। उदाहरण के तौर पर हैंग फिश, स्टार फिश और ब्रिटिश स्टार आदि, ठीक है। ये ब्रिटिल है, ब्रिटिश नहीं ब्रिटिल है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कार्डेटा की। क्या बात करते हैं? कार्डेटा की। कार्डेटा के बारे में बात कर लेते हैं हम। देखिए कार्डेटा होता है नोटोकार्ड एवं क्लोम छिद्र उपस्थित होता है, नालदार तंत्रिका या रंजु। उदाहरण के तौर पर सभी कशेरुकी जंतु होते हैं। क्या होते हैं? कभी सभी कशेरुकी जंतु होते हैं। चलिए नेक्स्ट में क्या है? देखिए मत्स्य, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मत्स्य स्काइलोस्टोमेटा, जो भी आपने इमेज कभी देखे नहीं होंगे वो इमेज आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ प्रजातियां लुप्त हो गई। ये पानी की प्रजातियां, तो आप पानी में तो नहीं रहते हैं, इसलिए ये चीज़ आपको बहुत कम देखने को मिली होंगी। अच्छा, अध्ययन क्यों करते हैं? कि सभी प्रजातियों से मानव जीवन का जुड़ा ही संबंध होता है, सभी का एक दूसरे से। मत्स्य, ये शल्क युक्त त्वचा होती है, अस्म तापी होते हैं, द्विकक्षीय हृदय होते हैं, अंडज देने वाले होते हैं। उदाहरण के तौर पर ट्यूना और रोहू। क्या होते हैं? ट्यूना और रोहू। अब बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा की। ये जबड़े रहित कशेरुकी इल आकार का शरीर होता है। कैसा होता है? इल आकार का, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है। सल्क रहित चिकनी होती है। सल्क रहित इनकी कैसी होती है? ये ऊपर की त्वचा होती है वो चिकनी काफी होती है, ठीक है, बहुत चिकनी होती है।
तो उदाहरण के तौर पर लेम्प्रे और मछली, ये याद करना है कि चीज़ तो है ही, बट ये थोड़ा आप समझ लें बस। और यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत कम बनता है, बनेगा तो बन भी सकता है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा संघ। बड़े एग्जामों में ज़्यादा बनते हैं, आपके ग्रुप डी वगैरह में बिल्कुल नहीं यहाँ से बनेगा। वर्टिब्रेटा संघ, देखिए स्तनपाई। अच्छा, ये कैसे आप पता करेंगे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है? तो क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं ना, वो आप लगा के देखेंगे प्रैक्टिस सेट, उसमें पता चल जाएगा यहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है नहीं मिल रहा। अब 8-10 प्रैक्टिस सेट चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ देखा करें कि क्वेश्चन रीजनिंग है, मैथ है, आपका जो भी साइंस का पोर्शन है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। पेपर तो निकालने की छोड़ो, ये भी नहीं पता चलेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ कहाँ हमें तैयारी करनी होगी। सटीक तैयारी की बहुत ज़रूरत आज के टाइम में है, हमें सटीक तैयारी हमें कामयाब कर सकती है। स्तनपाई, और इधर चल बात करते हैं जल स्तर जल की, ठीक है। चल, तो हम बात कर लेते हैं पहले समतापी। ये स्तनपाई होती है, समतापी होती है, यानी समान ताप में ये रह सकते हैं, किसी भी ताप में रहने में सक्षम है। 4 कच्ची हृदय वाले होते हैं, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं इनके, शिशुओं को जन्म देते हैं बल्कि अंडे नहीं देते हैं, जैसे कि चूहा, मनुष्य, चमगादड़, ठीक है। यानी कि सभी तो मौसम में रह सकते हैं। दूध के लिए क्या होते हैं? स्तनपाई होते हैं, ठीक है। शिशुओं को जन्म देते हैं, तो ये किस में आएंगे? आपके स्तनपाई में, यानी कि मनुष्य, चूहा, चमगादड़ हमारे स्तनपाई में आएंगे। जो भी हम होते हैं वो किस में आते हैं? स्तनपाई में। ये डाउट आपके क्लियर हो गया होगा। आज के बाद आप समझ गए कि हम किस में आते हैं? स्तनपाई में आते हैं। चमगादड़ भी स्तनपाई में आता है, ये बच्चा देता है और ये दूध बच्चों को पिलाने में सक्षम होता है, जबकि ये एक पक्षी है। चलिए, और बहुत पक्षी जो होते हैं अंडे देते हैं, ठीक है, लेकिन चमगादड़ एक स्तनपाई पक्षी है जो कि हमारे, ये पूछा जाता है, ये हल्के में मत लेना क्वेश्चन, ये आईएमपी क्वेश्चन है, आप देख लेना। आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें देख लेना, ये पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन है, ये स्तनपाई है या कैसा है, 4 ऑप्शन दे देगा। अब बात करते हैं जल स्तर चल की, एम्प्लीबिया की। तो देखो, स्लैम्स, ग्रंथियों युक्त त्वचा, यानी त्रिकच्छी हृदय, फेफड़े, एक वक्र, जल व स्थल दोनों निवास। उदाहरण के तौर पर मेंढक, टोड। क्या होता है? मेंढक और टोड, यानी कि ये दोनों, इनकी 2-4 बातें हम पकड़ लेते हैं। देखो, श्लेष ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, त्रिकच्छी हृदय होती है, लेकिन मनुष्य में कैसा होता है? 4 कच्छी हृदय होता है। दूसरी बात, ये जल में और स्थल में दोनों रह सकते हैं, लेकिन जो स्तनपाई होते हैं वे जल में नहीं रह सकते, ठीक है, ये दोनों में रह सकते हैं, जैसे मेंढक और टोड, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब पक्षी की बात कर लेते हैं। भाई पक्षियों का भी कुछ योगदान है हमारे पृथ्वी पर, काफ़ी अच्छा। तो भैया पक्षियों के बारे में बात करते हैं। देखो, पक्षी क्या होते हैं? ये समतापी होते हैं, 4 कच्छी हृदय होते हैं, पैरों, यानी कि ढका शरीर होता है इनका, पैरों से ढका शरीर। उदाहरण, पैर से ढका शरीर मतलब पैरों तक ढका शरीर होता है। उदाहरण के तौर पर है सभी पक्षी, ठीक है, ये पक्षी हैं और ये हैं, ये पक्षी ही है। सरीसृप की बात कर लेते हैं। सरीसृप वो होते हैं जो रैंक के चले, देखो, समतापी होते हैं, सल्क युक्त होते हैं, त्रिकच्छी हृदय होते हैं, कठोर कवच युक्त वाले होते हैं। उदाहरण के तौर पर कछुआ राज, और दूसरे हैं सांप राज, तीसरे छिपकली और चौथे मगरमच्छ। अब कभी आपने छिपकला नहीं पढ़ा होगा, छिपकली बहुत पढ़ी होगी, ठीक है। छिपकली का फीमेल क्या होगा, ये कमेंट सेक्शन में, मेल, सॉरी फीमेल तो छिपकली है, लेकिन मेल को क्या कहेंगे, ठीक है, छिपकली को। अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी आपने तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और ना तो फिर गूगल बाबा हैं ही, वहाँ से सर्च करके जरूर बताएं, ठीक है। तो आगे चलें। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आएगा सरीसृप के बारे में। ये कैसा होता है? त्रिकच्छी होता है, पक्षी 4 कच्छी वाले होते हैं। इसमें त्रिकच्छी में कौन आएगा? कछुआ, सांप, छिपकली और मगरमच्छ, यानी जो सरीसृप, यानी सरक सरक के चले, वो सरीसृप में रख देना, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, अब बढ़ भी जाते हैं। मछलियों के नाम से संबंधित रखने वाले विभिन्न जीव, ये मछलियां हैं कुछ हमारे, इनके नाम दिए हुए हैं। और ये क्या है? रखने वाले भिन्न भिन्न जीव। देखिए, ये क्या है? नाम है, और ये क्या है? संघ। तो जेलीफिश, ये नाइडेरिया, नीडेरिया यानी कि, और स्टार फिश ये होता है इकाइनोडर्मेटा, ये सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा, कटर फिश, कटल फिश मोलस्का, हैंग फिश स्काइलो स्टोमेटा, डेविल फिश ये होता है मोलस्का, क्रेफिश आर्थ्रोपोडा, रेजर फिश मोलस्का। आपको ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है।
अब चलते हैं बहुत ही ब्रिलियंट चीज़ की तरफ। फ्लाइंग फिश, ये देखो कितनी अच्छी है ये फ्लाइंग फिश, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जंप मार मार के जल में सांस लेती है, ठीक है। चलिए, भिन्न नामों से वाली वास्तविक मछलियाँ, देखिए समुद्री घोड़ा ये भी एक मछली है, ये आपकी डॉग फिश मछली है, ये कैट फिश मछली है, ग्लो फिश है, गोला होती है, गोल्ड फिश है, और मेडल फिश है, और ये पाइप फिश है। बहुत अच्छी अच्छी फिश आपको मैंने बता दी। और कितने ब्रांड हो गए फिश फिश के, देखो यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्रांड हो गए, बताइए फिश के। अब बात करते हैं, परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न होते हैं। देखो, चार कच्ची हृदय वाला सरीसृप, ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें बहुत पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है। देखिए, चार कच्ची हृदय वाला सरीसृप होता है, मगरमच्छ होता है, ठीक है। और मगरमच्छ के साथ साथ क्या होते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अंडे देने वाला स्तनपाई होता है वो एनिलिडा और प्लेटिपस होता है। क्या होता है? एनिलिडा और स्तनपाई, ये कैसे होते हैं? स्तनपाई, ठीक है, अंडे देने वाला। मैं देखिए अभी एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ कराया था, आपको क्या कराया था, देखिए यहाँ ये कराया था। देखो, स्तनपाई, स्तनपाई मैंने क्या कहा था, मनुष्य आते हैं, लेकिन कुछ हमारे और भी जीव आते हैं वो स्तनपाई में आते हैं, क्योंकि वो स्तनपाई में वह जीव आ जाते हैं जो दूध पान करा सकें, ठीक है। तो ये कहाँ पर आएगा? स्तनपाई में आते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और स्तनपाई में ये क्वेश्चन कभी कभार कहाँ पूछा जाता है? यहाँ पूछा जाता है। लोग ये जानते हैं कि जो बच्चे देते हैं वही सिर्फ हमारे स्तनपाई में आएंगे, ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ये दे रखा है, देखो, अंडे देने वाले स्तनपाई जीव है, मैंने अभी अभी पीछे पढ़ाया था, तो वो होता है एकिडना एंड प्लेटिपस। इसे याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रुप डी में, लिख के धर लेना, ठीक है। अंडे देने वाला स्तनपाई, लोग समझते हैं स्तनपाई वह होते हैं सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन नहीं, स्तनपाई अंडे देने वाले भी होते हैं। स्तनपाई वह कहलाए जाते हैं जो स्तनपान करा सकें, यानी दूध बच्चों को पिला सकें। भारत की विशालतम मृग प्रजाति। अच्छा, आप ये सोचते होंगे बाकी सब बच्चों को क्या कर, कीट पतंगे खिलाते हैं, जो और पक्षी वगैरह होते हैं और जीव जंतु वगैरह होते हैं, वो अपने बच्चों को क्या कर, कैसा भोजन कराते हैं? कीट पतंगों का डायरेक्ट भोजन कराते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की विशालतम मृग प्रजाति, ठीक है, ये होती है नील गाय। अब बात करते हैं उड़ने वाला स्तनपाई, तो ये होता है चमगादड़, अभी अभी मैंने बताया था स्तनपाई के बारे में। और स्तनपाई में मनुष्य भी आते हैं, ठीक है, ये अपने बच्चों को क्या करते हैं? चमगादड़ वगैरह ये बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चों को सीधा जन्म देते हैं, अंडे नहीं। 6 टांगों वाले जीव कहलाते हैं कीट वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कीट वर्ग में आएंगे। 6 टांगों वाले हमारे किस में आते हैं? कीट वर्ग में, ठीक है। अब बात करते हैं हम, सफ़ेद रक्त वाला जीव होता है वो तिलचट्टा होता है, ठीक है। तो सफ़ेद रक्त वाला तिलचट्टा होता है, तो आप ये बता दीजिए जो हरा, यानी कि हरा जो रक्त होता है वो किस जीव का होता है? अगर आपको आता है तो बताइए, अन्यथा गूगल बाबा जिंदाबाद, वहाँ से आप देख के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला जीव कौन सा होता है? कंगारू यानी कि चूहा। ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला जीव कंगारू यानी कि चूहा, कंगारू और चूहा। कुनेन प्राप्ति होती है, ये सिनकोना पेड़ की छाल से होती है। कुनेन किससे होती है? सिनकोना के पेड़ की छाल से। मानव निर्मित अनाज, ये होता है ट्रिटिकेल, गेहूं प्लस राई। अब ये बात तो आप जानते ही, मानव निर्मित अनाज। अफीम पोस्ता पौधा का नाम सा कौन सा भाग होता है? जो अफीम पोस्ता पौधा होता है, कौन सा भाग होता है? ये होता है अंध पका भाग, यानी कि आधा पका फल। अफीम के पौधे से प्राप्त उत्पाद है तो क्या होता है? नोस्कापीन, मार्फिन, हेरोइन, हेरोइन, देखा होगा फिल्मों में हेरोइन, तो अफीम से, अफीम के पौधे से प्राप्त ये चीज़ें होती हैं, ये नशीले पदार्थ होते हैं, ठीक है। चलिए, शरीफ स्रप से, देखिए ये यहाँ पॉइंट की बात करते हैं, शरीफ स्रपों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य बात करते हैं। घोंसला बनाने वाला सांप है किंग कोबरा, विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है, यानी गिला मोस्टर्म हिलोडर्मा, ठीक है। कौन सी होती है? मोस्टर्म हिलोडर्मा। संसार का सबसे बड़ा जहरीला सांप होता है वो हाइड्रोफिस नामक समुद्री सांप होता है, ठीक है। जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप है वो कौन सा है? इनलैंड टाइप, ठीक है, इनलैंड
टाइपन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बिल बनाने वाली छिपकली कौन सी है। बिल बनाने वाली छिपकली होती है मेबुया स्किंक, ठीक है। ये बिल बनाती है छिपकली। वैसे छिपकलियाँ वैसे बिल नहीं बनाती, लेकिन स्पष्ट पूछते बिल बनाने वाली मछली का नाम बताएं तो बेम्बुइया स्कंग है। सरीसृपों से योग सरीसृपों का योग कहलाता है, क्या कहलाता है? मीजोइक योग। क्या कहलाता है? मीजोइक योग, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ जलीय स्तनपायी। हमने अभी तक बात की थी सरीसृपों के बारे में, यहाँ पर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें फिर की थी हमने पक्षी वर्ग के बारे में। अब बात करते हैं जलीय वर्ग के बारे में। चलिए ब्लू व्हेल पृथ्वी का विशालतम स्तनपायी है। कैसा है? विशालतम स्तनपायी है, जो कि बहुत बड़ा है। समुद्री गाय, ये भी विशालतम है। सभी बड़े के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं स्पर्म व्हेल, विशालतम दांत वाला व्हेल है। कैसा? विशालतम दांत वाला व्हेल। समुद्री शेर, इसे क्या कहते हैं? समुद्री शेर कहते हैं। ये जीव है। सील या फोका, और ये होता है बालरस। ये डॉल्फिन तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए क्या हमने यहाँ बात कर ली पक्षी वर्ग से संबंधित सभी जुड़े हुए। सबसे बड़ा यहाँ बात करते हैं अब हम पक्षी वर्ग से संबंधित परिक्षोपयोगी तथ्य, ठीक है। चलिए सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है हमारा। सबसे छोटा पक्षी है वो हमिंग बर्ड है। उड़ न सकने वाला जो है कीवी, यानी कि एमू नाम से जाना जाता है। ये उड़ न सके वाला पक्षी है। उड़ न सकने वाला पक्षी है कीवी और हेमू। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी होता है पेरिग्रीन फाल्कन। कौन होता है? पेरिग्रीन फाल्कन, ठीक है। पक्षियों का वाक यंत्र होता है शब्दानी। क्या होता है? शब्दनी, ठीक है। सबसे प्राचीन पक्षी होता है आर्केडियो टेप्रिक्स। क्या होता है? आर्केडो टेप्रिक्स, ठीक है। जुरासिक युग, ठीक है। कौन सा होता है? जुरासिक युग। चलिए अब आपको ये चीज़ों में बहुत मज़ा आएगा। यहाँ से आपको बायोलॉजी बहुत अच्छी लगने लगेगी। स्तनधारी के बारे में बात करते हैं। स्तनधारी प्रोटोस्थीरिया, अंडे देने वाले स्तनधारी। उदाहरण के तौर पर एकिनिडा प्लेटिपस, ये कैसे होते हैं? अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। अब बात करते हैं यूथेरिया। यूथेरिया में कौन आते हैं? पूर्ण विकसित शिशु का जन्म देने वाले सभी आते हैं इसमें। पूर्ण शिशु, अब आप एक कंगारू की अगर बात कर लें तो ये पूर्ण शिशु नहीं देता है कभी, वो अपूर्ण शिशु पैदा करता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। क्या है? कुछ भी होगा वहाँ का। पूर्ण विकसित शिशु का जन्म है। उदाहरण है कुत्ता, गाय, मनुष्य आदि। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मनुष्य यानी कि महत्वपूर्ण जीवों के वैज्ञानिक नाम। देखो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, यहाँ से क्वेश्चन आईएमपी है, यहाँ से आप नोट बना लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होता है मैं बताता हूँ। देखो मनुष्य होमोसेपियंस। मनुष्य क्या है? होमोसेपियंस, बार बार दोहरा मेरे साथ। मनुष्य क्या है? होमोसेपियंस, ये वैज्ञानिक नाम है। गाय क्या है? गाय का नाम होता है बॉक्स टॉरस। बॉक्स टॉरस यानी बॉक्स टॉरस, यानी कि इसे आप वैसे मान लें बॉक्स यानी ऑक्स माने बैल होता है, तो गाय का मेल हो गया ऑक्स यानी बॉक्स, और फीमेल होगी गाय, तो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। याद कर सकते हैं गाय का। बिल्ली का होता है फेलिपिस कैटस। अब कैट माने क्या भी होती है? बिल्ली, और यहाँ पे दे भी रखा है फेलिस कैटस, तो कैट माने बिल्ली, ऐसे याद कर सकते हैं। कुत्ता, कुत्ता के बारे में कहते हैं कैनिस लुपस फेनिलिया यारिस। ये चीज़ें आपको कैनिस नाम से याद करें, कहते हैं ना ऐसे याद करते हैं कैनिस। कुत्ता को कैसे याद कर सकते हैं? कैनिस, यानी का वैज्ञानिक नाम इनका कैनिस लुपरा कैनिलियारिया होता है। घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी होती है ना जो बहुत ही घर में बनाती हैं, घर में भूं 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 करती हैं, ये घरेलू मक्खियाँ होती हैं। आजकल तो बहुत ख़त्म होने की कगार पर ही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल क्या चल रहे हैं, दवाइयाँ भी छिड़के लोग छिड़वाते घरों में। चलिए तो इसका जो नाम होता है वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका होता है। क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका होता है, ठीक है, घरेलू मक्खी। अब बात करते हैं शेर। शेर का नाम वैज्ञानिक नाम होता है पेंथरा लियो। आम का क्या होता है? मेजिफेरा इंडिका, मेजिफेरा इंडिका। यानी कि ये मान के चलिए जो इंडिया में काफ़ी फेमस आम होता है, काफ़ी फेमस क्या है? आम है। फलों का राजा भी क्या है? आम है। तो इसे आप ऐसे समझते हैं इंडिका में आम,
क्या होता है? इंड का में आम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा धान। ये बात आ गई धान। ओराइजा सेटिवा, ठीक है, सेटिवा। गेहूँ, गेहूँ की बात कर लेते हैं। गेहूँ हमारा होता है ट्रिकम, टिट्रिकम, एस्टिकम। ये वैज्ञानिक नाम होता है, टिट्रिकम, एस्टिकम। चना, चने का वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। चने का वैज्ञानिक नाम है क्या है? साइरस एरिटिनस, साइरस एरिटिनस। मटर, मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पायसम सेटिवम, पायसम सेटिवम, पायसम सेटिवम, बम बम पायसम सेटिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक हमने यूथेरिया वगैरह आपसे बात चर्चा की थी। अब मेटाथीरिया, मेटाथीरिया में आते हैं अपरिविक्त बच्चों वाले जन्मदिन। मैंने बताया था कंगारू होता है वो अपरिविक्त, यानी कि बच्चों को पूर्ण विकसित बच्चे पैदा नहीं करते हैं। विकसित होने के बाद ये मासूम पीएल थैली होती है। कौन सी होती है? थैली का नाम होता है। यह थैली का नाम हाईलाइट क्यों है? क्योंकि ये थैली पूछ ली जाती है। कंगारू के पास थैली कौन सी होती है? मार्सुपियल थैली होती है। बच्चों का रख रखाव के लिए ये थैली होती है। ये कंगारू का चित्र भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जीवों के नामकरण एवं द्वि नाम पद्धति के बारे में, जो कि हमारे कैरोलस लीनियस साहब ने बहुत जबरदस्त यहाँ से वर्णन किया था। चलिए कैरोलस लीनियस साहब ने क्या किया था? वर्णन किया था। यहाँ पे बात करते हैं जनक की, और यहाँ बात करेंगे लेटिन भाषा। जनक थे कैरोलस लीनियस। दो शब्दों में यहाँ से भाग किया गया। एक शब्द हमारा ये बना और एक एक्स और वाई। यहाँ से कुछ भी ले लो, आप ले सकते हैं एन एम, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी यहाँ देखो तो नाम है, एक्स वाई ले लिया, यानी वंश जाति। जीनस स्पीस का सूचक, इधर भी सूचक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर कोशिका। देखिए कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर इस बुक का एक ही बहुत अच्छा चीज़ मुझे लगा, जो भी है एकदम पॉइंट टू पॉइंट है इसमें। परिभाषा, परिभाषा क्या होती है? कोशिका, कोशिका परिभाषा जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। खोजकर्ता थे रॉबर्ट हुक। खोजकर्ता कौन थे कोशिका के? रॉबर्ट हुक। मेरे साथ साथ बोलिए, खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक। और ये जीवन के जीवों की संरचना की, यानी कि जीवों के निर्माण की एक क्या होती है इकाई, अगर पूछ ली जाए शरीर के निर्माण की इकाई क्या है? कोशिका है, ठीक है। और इसके खोजकर्ता रॉबर्ट हुक थे, जो इन्होंने 1665 में इसकी खोज की थी। पुस्तक है हमारी माइक्रोग्राफिया। क्या पुस्तक है? माइक्रोग्राफिया। कोशिका शब्द का उल्लेख यहाँ से मिलता है। क्या मिलता है? माइक्रोग्राफिया से कोशिका शब्द का उल्लेख मिलता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। इन्होंने विज्ञान का भी बहुत अच्छा रोल रहा। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार के बारे में बात करते हैं। कोशिका के प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। ये चित्र दिए हुए। अब केंद्रक, इनमें क्या डिफरेंट है देख लीजिए। केंद्रक, इसमें केंद्रक कला, केंद्रका और कला युक्त। कोशिकांग अनुपस्थिति, आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित, राइबोसोम उपस्थिति। उदाहरण के तौर पर जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल। यहाँ पर कहाँ पर? प्रोकैरियोटिक में। अब बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक में क्या होता है। पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। केंद्रका तथा कलायुक्त कोशिकांग यानी हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति। उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधे एवं जंतु। पेड़ पौधे, इनमें केंद्रक होता है, इनमें केंद्रका केंद्रक इनमें भी होता है। केंद्रक तथा कलायुक्त कोशिका होती है। कलायुक्त कोशिका अनुपस्थित होती हैं, इसमें कलायुक्त कोशिका नहीं होती हैं, ठीक है। केंद्रक कला तथा केंद्र का कलायुक्त कोशिका अनुपस्थित होती है। देखो केंद्रक वगैरह इसमें नहीं होता है, ठीक है। इनमें देखो क्या कह रहा है, केंद्रक और केंद्रक कलायुक्त, केंद्र का कलायुक्त कोशिका कैसी होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। राइजोसोम उपस्थित होते हैं। जो चीजें हैं वो स्पष्ट लिखी हुई हैं। अब देखिए इनमें क्या है, कलायुक्त कोशिका केंद्र का पूर्ण विकसित केंद्र का होती है। स्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होती है। उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधे होते हैं एवं जंतु होते हैं। कोशिका के भाग, बात कर लेते हैं कोशिका के भाग पर, ठीक है। कोशिका भित्ति, यहाँ से चर्चा करें कोशिका की भित्ति के बारे में। देखो कोशिका भित्ति माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र नाम का वो कड़का, ठीक है। सिर्फ पादप कोशिका में विद्यमान सेलुलोज से निर्मित कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, यहाँ पर राइजोसोम। बात यहाँ पर राइजोसोम की आ गई। नामकरण किया था हमारे रॉबर्ट हुक ने। राइजोसोम का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, अन्य नाम प्रोटीन फैक्ट्री से भी कहते हैं। राइजोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका भित्ति और माइक्रोकॉन्ड्रिया सूत्र का। देखो कोशिका के अंदर ये कार्य करते हैं, ये भी चीज आपको बता दूं। कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका के अंदर क्या क्या काम करती है? ये सिर्फ पादप कोशिका में विद्यमान होती है, सेलुलोज से निर्मित होती है, कोशिका का सबसे भारी आवरण होता है। अब राइबोसोम, राइबोसोम का काम प्रोटीन को जमा करना होता है। कोई प्रोटीन खत्म होगी हमारे शरीर में, जैसे कि मान के चलिए, ठीक है, अब कोई प्रोटीन कमी आ गई तो प्रोटीन की पूर्ति कौन करेगा? तो राजोपस भाई साहब ने कहा हमें थोड़ा प्रोटीन, इनने कहा हमसे थोड़ा प्रोटीन ले लो। हमारे पास एक फैक्ट्री है किसकी? राइबोसोम की। तो यहाँ पर यहाँ प्रोटीन की फैक्ट्री पाई जाती है। बात करते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके खोजकर्ता थे वो अल्टमैन थे। 1886 ईस्वी में इन्होंने खोज कर दी थी। नामकरण था बेंडा द्वारा, इनका नामकरण किया गया था। श्वसन संबंधी क्रियाएं होती हैं इसमें, जो कि सांस वगैरह। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में अनुपस्थिति होती है, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में इसकी क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। अन्य नाम इसका होता है कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्रैक्स चक्र इसी के संपन्न में होता है। अंत प्रद्रव्य जल का भी होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। राइबोसोम इसी से चिपके होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? इसी से चिपके होते हैं। लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है। कोशिका के प्रमुख भाग, कोशिका के प्रमुख भागों की तरफ चलते हैं। केंद्रक, लाइसोसोम, खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्राउन। क्या थे? खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए का स्रोत। गोल्जी बॉडी का भी कार्य, केंद्र के बारे में बात होगी। अब यहाँ बात करते हैं राइबोसोम। केंद्र का काम क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। रॉबर्ट ब्राउन इसकी खोज करता थे, जो कि 1831 ईस्वी में खोजा। यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं आनुवंशिक पदार्थ, यानी डीएनए का ये स्रोत होते हैं। ये डीएनए को अपने पास रखते हैं। कौन? केंद्रक भाई साहब। और केंद्रक मुख्य होता है। कोशिका के बीच में क्या होता है? केंद्रक, ये डीएनए का संभाल के रखते हैं। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं लाइसोसोम की। अन्य नाम होता है आत्मघाती थैली से कहते हैं। इस आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? अगर कोई कोशिका के अंदर गड़बड़ाहट आ जाती है तो इसे अपने आप में ये फाड़ने में सक्षम होता है, यानी अपने आप में हत्या करने में बहुत सक्षम होता है। और इसी हत्या करने के बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो एक अलग साइड में लग जाते हैं और नई कोशिका का निर्माण होने लगता है। आत्मघाती थैली, सुसाइड इसे बैग भी कहते हैं। खोजकर्ता डी डुबे थे। कौन थे? डी डुबे। डी डुबे, डी डुबे, यानी कि डूब गए, डी डुबे। गोल्जी काय में निर्माण, स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित। लवक, लवक क्या होते हैं? केवल पादपों में उपस्थित होते हैं। लावक क्या होते हैं? केवल पादपों में उपस्थित होते हैं, इन्हें हरित लवक कहते हैं। खोजकर्ता थे हैकल, जो कि 1865 ईस्वी में खोज की गई थी। अब बात करते हैं गोल्जी गाय की। तो गोल्जी बॉडी की बात करते हैं। खोजकर्ता थे वो हमारे कैमिलो गोल्जी थे 1898 ईस्वी में। और क्रियात्मक इकाई थी सिटरनी। ठीक है, अन्य नाम था गोल्जी गाय उपकरण, कोशिका के अणुओं का सहायता प्रबंधक। ठीक है, बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। मैंने यहाँ बात कर ली लवक के बारे में, इसकी खोज करता है हैकल थे। ठीक है, चलिए पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में हम अंतर समझ लेते हैं। पादप कोशिका, ये अंग दिए हुए हैं, ये पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका। ठीक है, कोशिका भित्ति ये उपस्थित होती है, इसमें अनुपस्थित होती है। किसमें? पादप में कोशिका भित्ति क्या होती है? उपस्थित होती है, लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। किसकी? कोशिका भित्ति की। ये बात समझ में आएगी। लवक जो होते हैं वो पादप कोशिका में कैसे उपस्थित होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तारकाय में पादप कोशिका में कैसा होता है? अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में कैसा होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिक्तिका की। रिक्तिका होती है, बड़ी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में छोटी होती है। ठीक है, ये बात समझेंगे। पादप कोशिका में बड़ी होती है और जंतु कोशिका में कैसी होती है? छोटी होती है। क्या? रिक्तिका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पे मिला है। सौर ऊर्जा एटीपी बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। जीनोटाइप जीवों का अनुपस्थित संगठन है। ऐसे जीव जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते, अतितो यानी कि अतितो पर्यावरणीय ताप के आधार पर लिंग निर्धारण होता है, ये सरीसृप कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनती है, किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स व लिपिड की। प्लाज्मा थैली जो बनी होती है
प्रोटीन्स व लिपिड्स की, ऐसे याद कर ले। प्लाज्मा, प्याज, प्याज किस क्या, फिर प्याज खाएंगे तो प्रोटीन भी मिलेगा और फास्फोरस भी मिलेगा भैया, बस ठीक है। तो इसे ऐसे समझ लें थोड़ा, प्याज यानी प्लाज्मा, तो क्या क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड्स भी होते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं लवकों यानी प्लेटलिस्ट्स एवं उनके प्रकार। चलते हैं बात करते हैं। अवर्णी लवक क्या होते हैं, अवर्णी लवक होते हैं ये सूर्य के प्रकाश के संबंधित पादप भागों में विद्यमान रंगहीन लवक संग्राहक ऊतक अवस्थित जड़ एवं भूमिगत तनों में वर्णी लवक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। ये रंगहीन यानी कि यहाँ तक बात होती है अवर्णी लवक की, अब बात होगी किसकी, वर्णी लवक की यानी क्लोरोप्लास्ट की। अभी तक होती है आपकी अवर्णी लवक की, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट की हुई थी, ठीक है। अब बात करें क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ये रंगीन होते हैं, कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं और अवशिष्ट होते हैं पुष्प, जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर है टमाटर का लाल लाइकोपीन, टमाटर का लाल होना लाइकोपीन, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का रंग विटामिन। ये आप याद करें तभी मजा आएगा। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, लाइकोपीन, लाल होता है लाइकोपीन, गाजर का कैरोटीन, चुकंदर का विटामिन, विटामिन, पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन, पादपों की पराबैंगनी किरणें में रक्षा करना ये हल्के नीले रंग वाला फ्राइबोसाइनिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इससे पहले हम इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। पौधों पौधों से प्राप्त उत्पादन, ये आपका उत्पादन, ये पादप अंग। देखिए अदरक, प्रकंद क्या होता है, कहाँ से मिलता है, वैसे क्या खाने योग्य होता है, प्रकंद। आलू, रक्त यानी कि जो तना होता है, ये पूछ लेता है आलू का क्या कहाँ से पैदा होता है, तना से। लहसुन, सलकर्द क्या होता है, सलकंद। तो अब ये आपकी बात करते हैं सूरन यानी जिम कंद यानी कि होता है धनकान, धनकंद, ठीक है। गन्ना, गन्ना होता है रूपांतरित तना। सलजम, सलजम होती है रूपांतरित जड़। गाजर, गाजर होती है रूपांतरित जड़। बात करते हैं शकरकंद, शकरकंद होती है रूपांतरित जड़। लौंग, लौंग होती है पुष्प कलिका। कैंसर, कैंसर होता है पुष्प कर्तिका। हल्दी, हल्दी होती है प्रकंद, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ तक हमने बात की थी आपसे। अब हम बताते हैं हरित लवक। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताएं। कैसा रंग होता है, हरा, क्योंकि दिख ही रहा है हरा। क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, ठीक है। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में, होगा ही उपस्थित क्योंकि हरित लवक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण इसमें सहायक होता है अवशिष्ट पत्ती में, ठीक है। बात करते हैं परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य यहाँ पे दिए हुए हैं। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य उन्हें समझ लेते हैं। देखिए ये है नाभिक केंद्र या न्यूक्लियस में उपस्थित डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग होते हैं, ठीक है। डीएनए में यानी न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में उपस्थित कोशिकांग में, यानी कि जो डीएनए उपस्थित होता है वो न्यूक्लियस में होता है, कि कोशिका अंग में पाया जाता है क्या, डीएनए, सॉरी न्यूक्लियस उसमें होता है आपका डीएनए, ठीक है। चलिए माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक, इसका जो आंसर है माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। जीवों का प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला लक्षण फिनोटाइप, क्या है फिनोटाइप, ठीक है। जीवों में अत्यधिक विविधता का उदाहरण तो उत्परिवर्तन, क्या होता है उत्परिवर्तन, ठीक है। अब होता है प्रक्रमिक, कोशिका मृत्यु, प्रोग्रामेड सेल डेथ, ठीक है। कोशिका यानी कि सेल डेथ का, कोशिका और आणविक नियंत्रण यानी कि सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोलर, ठीक है। ये होता है एपोडर्मेसिस, क्या होता है एपोडर्मेसिस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए क्लास आप अच्छे से देखते रहें, और अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताएं, और नहीं लगती है तो ऐसे ही बताएं।
और भी आपको क्या बेहतर करा सकते हैं, चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट दे रहे हैं, तैयारी करें। और अपने प्रैक्टिस सेट में देख लें, आपको हमारे पढ़ाया हुआ मिलता है, अच्छा समझ में आता है, तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।